दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक भूखी कुतिया ने इंसान के पैदा हुए बच्चे को जंगल में पड़े हुए देखा तो उस बच्चे के साथ क्या किया। आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। सर्दियों की वो रात अपने पूरे जोश पर थी। ठंडी हवा यूं लगती थी जैसे बर्फ सांसों में आ गया हो, और वह सांसें हर गली हर नुक्कड़ से होती हुई जमीन पर सिहरन छोड़ती चल रही थी। आसमान पर चांद पूरा नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी रात की स्याही से एक अजीब सी लड़ाई कर रही थी। गांव की संकरी गलियों में एक औरत चल रही थी। तेज तेज कदम, कांपते हुए हाथ और गोद में लिपटी एक नन्ही सी जान। वो बच्ची अभी 3 दिन की थी। उसके चेहरे पर अब तक वह मोहब्बत थी जो दुनिया की सियासत और नफरत से बेखबर होती है। लेकिन उस बच्ची की मां सायरा हर आहट से डर रही थी, जैसे उसकी जिंदगी का हर लम्हा अब उधार पर चल रहा हो। सायरा की शादी को 8 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था, 5 साल का, जो इस वक्त घर के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन यह रात, यह सफर, यह 3 दिन की छोटी बच्ची और सायरा की आंखों में डर की लकीरें, यह सब बताने को काफी था कि घर अब घर नहीं रहा। वह जगह नहीं रही जहां औरत को हिफाजत का एहसास हो। अब वह दीवारें भी गवाही देने लगी थीं कि उस घर में औरत होना जुर्म था और बेटी को जन्म देना सजा। 3 दिन पहले जब सायरा ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, वो मां बनने की सुकून भरी थकान में थी। लेकिन तभी उसे अपने शौहर की आवाज सुनाई दी थी, जो अपने भाइयों से कह रहा था, लानत है इस औरत पर, बेटी पैदा की है, हमारे खानदान की बेइज्जती करवा दी। अब इसे और इसकी बच्ची को किसी तरह रास्ते से हटाना ही होगा। यह लफ्ज नहीं थे जैसे किसी ने उसकी छाती में खंजर उतार दिया हो। सायरा की रूह कांप गई थी। उसी पल उसने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ एक बीवी नहीं है, एक मां है, और मां अपनी औलाद को किसी भी कीमत पर बचाती है। इन 3 दिनों में उसने अपनी बच्ची को बिस्तर के नीचे छुपाया, कभी आटे की बोरी के पीछे, कभी दरी के नीचे। जब भी सास, ससुर, शौहर या देवर कमरे में आते, वह किसी ना किसी तरह बच्ची को छुपा लेती। लेकिन कब तक? आज रात जब उसने सुना कि उसके शौहर ने दवा मंगवाई है, कोई ऐसी दवा जो बच्ची को नींद में सुला दे, तो उसका सब्र टूट गया। सायरा अपनी बच्ची को एक पुराने ऊनी कपड़े में लपेटकर खामोशी से घर से निकल पड़ी। उसकी आंखें रोई हुई थीं, लेकिन अब आंसू नहीं निकलते थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, बच्ची को बचाना। कहां लेकर जाएगी, किसके पास जाएगी, उसे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन वो चल रही थी। गांव की आखिरी गली पार करते ही एक सर्द हवा का झोंका आया। उसके चेहरे पर पड़ा दुपट्टा उड़ गया और गोद की बच्ची हल्की सी कुनमुनाई। सायरा ने बच्ची को सीने से लगा लिया। कांपते हुए होठों से सिर्फ एक जुमला निकला, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन उसके अगले ही कदम पर एक साया उसकी पीठ पर पड़ा। रुक जा, बच्ची को लेकर कहां जा रही है? सायरा ठिठक गई, गर्दन मोड़ी। सामने उसका शौहर था और उसके दोनों भाई भी। तीनों के हाथ में लाठियां थीं और चेहरों पर नफरत की वो झलक जो इंसान को हैवान बना देती है। मैं पूछ रहा हूं कहां जा रही है? उसका शौहर दहाड़ा। सायरा की रगों में बर्फ की लहर दौड़ गई। बच्ची को और कसकर सीने से चिपकाया, फिर बिना कुछ बोले पीछे हटने लगी। लेकिन उसके पीछे नाला था, एक उबड़ खाबड़ गड्ढा जहां गिरना मतलब मौत जैसा ही था। अब यह बच्ची नहीं बचेगी, एक भाई ने कहा और आगे बढ़ा। सायरा ने आंखें बंद कर ली। शायद सोच लिया था कि अगर जान लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन बच्ची को हाथ मत लगाना। सायरा की रगों में खून की जगह अब जैसे डर दौड़ रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन बच्ची को सीने से लगाकर वह बस एक ही सोच लिए भाग रही थी, जान बचानी है अपनी भी और अपनी प्यारी बच्ची की भी। जैसे ही उसके शौहर ने चीख कर कहा, इसे पकड़ो, तो सायरा ने पीछे देखे बगैर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। उसका शौहर और उसके दोनों भाई भी पीछे हो लिए। तीनों के चेहरों पर वैशीपन और बदन पर बदनीयती तारी थी। कुतिया कहीं की बेटी को लेकर भाग रही है, आज इसका फैसला हो ही जाना चाहिए। उनमें से एक चिल्लाया। सायरा के पांव कांप रहे थे, सांसें जवाब दे रही थीं, लेकिन उसका जिस्म उस नन्ही बच्ची की ढाल बना हुआ था। जंगल की सर्द हवाएं बदन को चीरती जा रही थीं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और झाड़ियों के बीच से निकलती हुई सायरा जैसे किसी अनदेखे रास्ते पर चल रही थी।
एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ माँ का दिल ही पहचान सकता है। कुछ दूर जाकर जब उसे यकीन हुआ कि वह लोगों की नजरों से दूर हो चुकी है, उसने एक गहरी सांस ली। बच्ची अब उसकी गोद में हल्के से कुनमुनाई। भूख, ठंड और माँ के बदन की हरकत से बेजार होकर सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो झाड़ियों के पीछे बैठ गई। रुकना पड़ा। अब जिस्म जवाब दे रहा था, लेकिन उसके अंदर की माँ अभी भी जिंदा थी। उसी पल उसने सुना, कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, लगता है उधर गई है। ये आवाजें करीब आ रही थीं। सायरा की रूह कांप गई। बच्ची उसके सीने से लगी थी, मगर अब एक और डर उसे घेर रहा था। अगर वह लोग मुझे देख लेंगे और बच्ची को भी, तो बच्ची को वहीं खत्म कर देंगे। वो झाड़ी के पीछे एक ऐसी जगह पहुंची जो थोड़ी घनी थी, कांटेदार और गीली मिट्टी वाली। उसने बच्ची को बेहद एहतियात से एक पुराने गिरे हुए तने के नीचे रख दिया। उसके ऊपर कुछ पत्ते और एक हल्का कपड़ा डाल दिया जो वह साथ लाई थी। बच्ची की सांसें तेज थीं, मगर वह अभी जागी नहीं थी। सायरा ने माथे पर एक बोसा दिया और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी मैं वापस आऊंगी, बस थोड़ी देर तू बस चुप रहना। इतना कहकर सायरा ने खुद को जैसे पत्थर बना लिया। अब वक्त सोचने का नहीं था। झाड़ियों से निकलकर वह जंगल के दूसरे छोर की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से आवाज आई, वो रही भाग रही है, पकड़ो इसे। तीनों आदमी फिर उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते सायरा एक पेड़ की जड़ से फिसल गई, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। जैसे ही वह एक पत्थर के पास पहुंची, उसके शौहर ने लपक कर उसकी छोटी पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। सायरा दर्द से करा उठी। कहाँ है तेरी बेटी? उसके शौहर ने गर्दन पकड़कर झकझोरा। सायरा ने रोते हुए कहा, उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर मुजरिम हूं तो मैं हूं। सजा देनी है तो मुझे दो। मेरी बच्ची को मत मारो, हमें तेरी नौटंकी नहीं सुननी। पता कहाँ है वो? उसका एक भाई चिल्लाया। सायरा चुप रही। जवाब न देने पर उन तीनों ने मिलकर उसे घसीटना शुरू कर दिया। बाल पकड़कर कपड़े खींचकर उसके नाखून जमीन पर घिसटते चले गए। उसके चेहरे से खून बहने लगा। सायरा चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, बस बच्ची के बारे में सोचती रही। इसको गांव ले चलो, वहीं सबके सामने इसका फैसला करेंगे। अब वह उसे घसीटते हुए जंगल से बाहर ले जाने लगे। इन्हीं दरख्तों, झाड़ियों और झाड़ झंखाड़ से होते हुए एक कुत्तियां भूखी प्यास से बेहाल और थकी मांदी रात भर भटक रही थी। उस जंगल में जानवरों की जिंदगी वैसे भी आसान नहीं होती, लेकिन सर्दियों की यह रातें तो उनकी जिंदगी और भी मुश्किल बना देती थीं। उस कुत्तियां को 3 दिन हो चुके थे किसी चीज का जायका लिए। कभी झाड़ियों में से किसी जानवर की हड्डी मिलती, तो कभी सड़ी हुई जानवरों की खाल, लेकिन आज कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। भूख की मार से पेट पिचक चुका था। रगों में बर्फ जैसी बेचैनी दौड़ रही थी और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसी वक्त अचानक उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। इंसानों की आवाजें। उसने सर उठाया, कान ताने। 3 साएं सामने से गुजर रहे थे। उनके हाथों में डंडे लाठियां थीं और उनके साथ एक औरत जो बेतहाशा चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुत्तियां एक झाड़ी के पीछे रुक गईं। उसकी आंखों में एक अजनबी सी दिलचस्पी जागी। ये कौन लोग हैं? और इस सर्द रात में जंगल के इस कोने में इस औरत को क्यों घसीटा जा रहा है? फिर जैसे ही वह तीनों आदमी उस औरत को घसीटते हुए थोड़ा पास आए, कुत्तियां ने उनकी आंखों में वेहद देखी, जिससे कोई भी जानवर कांप जाए। उसके पांव खुद ब खुद पीछे हट गए। यह लोग वह नहीं थे जिनके इर्द गिर्द कुत्ते फेरा लगाते हैं। यह वह लोग थे जिनसे जान बचाकर भागा जाता है। सायरा ने एक झलक में उस कुत्तियां को देख लिया। एक पल को उसका दिल सिहर गया। कहीं यह जंगली कुत्तियां मेरी बच्ची को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अब उसके पास फुर्सत नहीं थी सोचने की। वह उन लोगों के साथ खींची जा रही थी और बच्ची उससे पीछे उस झाड़ी में छूट चुकी थी। कुत्तियां कुछ देर तक उसी जगह खड़ी रहीं, लेकिन अब इंसानी आवाजें दूर जा चुकी थीं। फिर वो कुतिया जंगल के गहरे हिस्से की तरफ चल पड़ी। वहीं पुरानी तलाश खाना। कुछ दूर जाकर उसे एक झाड़ी के पीछे से कुछ हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो एक इंसानी बच्चे की रोने की आवाज। कुत्तियां का पूरा जिस्म एकदम ठिठक गया। वह पलटी नहीं, उसने दौड़ नहीं लगाई, बस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई अजनबी सुरस तक एक अजीब सी पुकार भेज रहा हो। झाड़ी के पीछे पहुंचकर जब उसने देखा तो उसका दिल कांप गया।
एक नन्ही सी जान 3 दिन की बच्ची ठंड से कांप रही थी। आंखें आधी खुली, जिस्म पत्तों में लिपटा हुआ मगर अब भी जिंदा। कुत्तियां ठिठक गईं। ये 3 दिन की बच्ची उसके दिल में कुछ और ही जागा गई। कुत्तियां आगे बढ़ीं। धीरे धीरे उसकी नाक बच्ची की गर्दन के पास पहुंची। उसने हल्के से सूंघा, फिर एक कदम और आगे बढ़ाया। बच्ची ने हल्की सी सिसकी ली। कुत्तियां बैठ गईं। कुछ पल सोचती रही, वह भी मां रही होगी कभी, उसके भी पेट में जान पलती होगी। कुत्तियां ने अपनी ठंडी जुबान से बच्ची की नाक और गाल को चाटा। बच्ची के जिस्म में जैसे एक गर्मी सी दौड़ गई। अब कुत्तियां के सामने सवाल था, क्या करना है। कुत्तियां ने बच्ची को बेहद नरमी से अपने जबड़ों के बीच उठाया। किसी शिकारी की तरह नहीं, किसी मां की तरह। अब वह जंगल में उस बच्ची को लेकर उस जगह की तलाश करने लगी जहां थोड़ी गर्मी हो, जहां वह बच्ची जिंदा रह सके। रात गुजरने लगी थी और सुबह की रोशनी आसमान के कोनों से उतर रही थी। दरख्तों की शाखों पर बैठे परिंदों की चहचहाहट अब शुरू हो चुकी थी, लेकिन सर्दी का असर अब भी हवा में तैर रहा था। चारों तरफ नमी थी, जमीन ठंडी और हवा में सनसनाहट, मगर इसी जमी हुई फिजा में एक जिंदा तस्वीर बन रही थी। जंगल के एक घने हिस्से में वह कुत्तियां, जो अब तक खुद भूख प्यास से बेहाल थीं, इंसान की 4 दिन की नन्ही बच्ची को मुंह में लिए फिक्र में घूम रही थी। उसकी चाल में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि अब उसमें एक जिम्मेदारी का बोझ झलक रहा था। जब वह जंगल के एक दूसरे हिस्से में पहुंची, तो वहां उसे छोटे छोटे पिल्ले दिखाई दिए, जो किसी दूसरी कुतिया के बच्चे थे। शायद वह कुतिया कहीं गई थी, या फिर वह बच्चे अब बगैर मैं के रह गए थे। कुतियां कुछ पल के लिए रुकीं, फिर बच्ची को बेहद नरमी से जमीन पर एक सूखी जगह पर लेटा दिया। उसके बाद वह अपने पंजों से पत्तों और टहनियों को हटाकर उन पिल्लों की तरफ बढ़ी और एक एक कर उन्हें अपने मुंह में पकड़कर लाने लगी। उसने एक पिल्ला उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा पिल्ला। धीरे धीरे सभी को उठाकर इंसानी बच्ची के चारों तरफ लाकर लेटा दिया। यह मंजर देखने वाला होता। जंगल की जमीन पर लेटी एक इंसानी बच्ची, उसके चारों तरफ गोल घेरे में जानवरों के बच्चे और बीच में बैठी एक कुत्तियां, जो इस नन्ही जान को बचाने के लिए जान लगा रही थीं। कुत्तियां जानती थीं कि ठंड से लड़ने के लिए सिर्फ उसकी गर्मी काफी नहीं, लेकिन जब इन पिल्लों के जिस्म इस बच्ची के आसपास होंगे, तो शायद उसकी सांसें चलती रहे, शायद उसकी जान बची रहे। कुछ देर बाद जब वह नन्ही बच्ची और पिल्ले सब एक साथ लेट गए, तो कुत्तियां भी हल्के से उनके पास लेट गईं। उसने बच्ची को अपनी गर्दन के नीचे किया और इस तरह वह सब सो गए। वक्त गुजरता गया। ठंडी सुबह अब दोपहर में बदल चुकी थी। सूरज की किरणें जंगल के पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन धूप अब भी इतनी नहीं थी कि ठंड का असर खत्म हो जाए। कुत्तियां की आंख खुली तो सबसे पहले उसने उस बच्ची को देखा, जो अब हल्की हल्की रोने लगी थी। कुत्तियां समझ गईं, बच्ची को भूख लगी है। पिल्ले तो मां का दूध पीकर पलते हैं, लेकिन यह इंसानी बच्ची, इसकी जरूरतें अलग थीं। वो दूध के लिए तड़प रही थी और उसका रोना अब गूंजने लगा था। कुत्तियां बेचैन हो गईं। वो इधर उधर दौड़ने लगी, कभी किसी झाड़ी के पीछे जाती, कभी जमीन सूंघती, कभी कोई टहनी खींचती। अचानक उसकी नजर कुछ सूखी घास पर पड़ी। उसने उसे अपने मुंह से खींचा और एक छोटे से गड्ढे में ले जाकर जमा करने लगी। उसने अपनी सूझबूझ से एक घोंसले जैसी जगह बनाई, एक नरम बिछावन, ताकि बच्ची को जमीन की सर्दी से बचाया जा सके। फिर उसने नन्ही बच्ची को वहां लेटाया। उस बच्ची की आंखें खुली थीं, मगर वह रोते रोते थक चुकी थी। उसके होंठ सूखे थे, बदन में हरकत कम थी और उसकी सांसें धीमी थीं। अब कुत्तियां की परेशानी और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची के लिए दूध कहां से लाए। वो खुद मां थी और उसके अंदर दूध तो था, मगर वो इंसानी बच्ची को कैसे पिलाएं। शाम ढलने लगी थी। हर तरफ खामोशी थी और उस खामोशी को चीरती थी बस एक नन्ही बच्ची की भूख ही, टूटी टूटी सी सिसकी। 4 दिन की उस प्यारी बच्ची का जिस्म अब सर्दी से नीला पड़ने लगा था। उसकी चीखें अब रुक चुकी थीं, जैसे रो रो कर अब दम टूट रहा हो। आंखें कभी आधी खुलती, कभी खुद ब खुद बंद हो जाती। वो नन्हे हाथ, जो मां की गोद में खेलने चाहिए थे, अब ठंडी घास पर बेजान पड़े थे। कुत्तियां पास बैठी थीं, बेहद बेचैन मगर मजबूर। उसने बार बार अपनी नाक से बच्ची के गाल छुए,
अपनी जुबान से उसके नन्हे पैरों को सहलाया, मगर कुछ असर ना हुआ। बच्ची के जिस्म में हरकत अब कम होती जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पंजों से बच्ची के नीचे की घास थोड़ सीधी की ताकि कम से कम उसके जिस्म को जमीन की सर्दी से थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन अब एक ही सवाल उसकी सोच में तैर रहा था, दूध कहां से लाऊं? वह सोचती रही। बकरी, भैंस, गाय नहीं, वह सब इंसानों के साथ थी और कुछ अपने इंसान ही तो इस बच्ची का दुश्मन बन चुके थे। तभी एक ख्याल उसके जहन में आया। बंदर जंगल के उस हिस्से में जहां एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था, वहां बंदरों का एक पुराना झुंड रहता था। कुत्तियां जानती थीं कि बंदरों की मादाएं भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। शायद अगर कोई बंदरियां उसकी बात समझ जाए। उसने बच्ची को घास के नरम गद्दे पर लिटाया, अपने जिस्म से ढक दिया। उसके चारों ओर कुछ सूखी डालियों की दीवार बना दी ताकि हवा और कीड़े दूर रहे। फिर धीरे से उठकर दौड़ पड़ी। वो जंगल की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजरती हुई उस बड़े दरख्त की तरफ जा रही थी। उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन इरादा साफ था, जैसे वह हर दरख्त, हर झाड़ी से कहती जा रही थी, मेरे साथ चल, एक बच्ची को दूध चाहिए है। कुछ ही देर में वह उस दरख्त के पास पहुंची जहां बंदर अक्सर शाम के वक्त लौटते थे। लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। ऊपर तो बंदर थे, लेकिन जमीन पर एक अजनबी सी खामोशी। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी एक बंदरिया पर पड़ी, जो एक जगह जमी हुई बैठी थी। उसके हाथों में एक नन्हा सा बेजान जिस्म था, उसका खुद का बच्चा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। बंदरिया की आंखें सूज चुकी थीं। वह अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाए बार बार उसके गाल चूमती, कभी उसे हिला हिलाकर उठाने की कोशिश करती। लेकिन बच्चा अब सिर्फ एक याद बन चुका था। कुत्तियां धीरे धीरे वह बंदरिया के पास पहुंची। बंदरिया ने पहले उसे देखा, फिर जैसे खुद की हालत को भूलकर कुत्तियां को घूरने लगी। उसका चेहरा जैसे कह रहा हो, क्या तू भी मेरा बच्चा लेने आई है? लेकिन कुत्तियां रुकी नहीं। वो बंदरिया के करीब आई और फिर मुंह उठाकर हल्के हल्के भौंकने लगी। कोई गुस्से वाली आवाज नहीं थी, वो आवाज जैसे किसी का ध्यान खींचने के लिए थी। फिर उसने बंदरिया की आंखों में देखा और अपने सिर से उस दिशा की तरफ इशारा किया जिधर बच्ची को छोड़कर आई थी। बंदरिया ने हैरानी से देखा। कुत्तियां ने फिर इशारा किया। 2 कदम आगे बढ़ी, फिर मुड़ी, फिर भौंकी, फिर उसी तरफ इशारा किया। बंदरिया अब उठी। शायद उसे कुतिया की आंखों में कोई अनकही बात महसूस हुई थी। दोनों साथ साथ चल पड़ी। सर्दियों की शाम, जंगल की परछाइयां, 2 जानवर और एक नन्ही जान का सवाल। काफी देर चलने के बाद जब वह दोनों उस झाड़ी के पास पहुंची जहां बच्ची लेटी थी, तो बंदरियां कुछ पल ठिठक गईं। वह नजारा दिल दहलाने वाला था। 4 दिन की बच्ची, ठंडी घास पर बेसुध सूखे होंठ, आंखें बंद और सांसें बेहद हल्की। बंदरिया ने अपना मरा हुआ बच्चा धीरे से जमीन पर रखा और नन्ही बच्ची की तरफ बढ़ी। उसने बच्ची को अपने हाथों में उठाया, उसे छाती से लगाया और जैसे ही उसके मुंह को अपने सीने से लगाया, बच्ची ने धीरे से मुंह हिलाया और दूध पीने लगी। बंदरिया की आंखों से आंसू निकल आए। कुत्तिया ने एक लंबी सांस ली और वहीं पास बैठ गई, जैसे अब उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई हो। लेकिन नहीं, यह तो अभी शुरुआत थी। अब वह तीनों उस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। बंदरियां अब उस बच्ची को रोज दूध पिलाती, उसके बालों को सहलाती, अपने हाथों से उसे झुलाती, और कुत्तियां वो जंगल की चौकीदार बन गई थीं। कोई कीड़ा, सांप या खतरा आता, वह उसे आने ही नहीं देती, बल्कि भगाने की कोशिश करती थी। रातें कटने लगीं, दिन बीतने लगे। जंगल का वह कोना अब सिर्फ जानवरों का नहीं था, वहां अब इंसान की बच्ची की खूबसूरत तस्वीर बसने लगी थी। वक्त किसी नर्म धूप की तरह बहता रहा। न किसी को खबर हुई, न किसी ने आवाज दी। मगर जंगल के उस सर्द और तन्हा कोने में, जहां कोई इंसान जाता भी नहीं था, वहां एक छोटी सी बच्ची सांसें ले रही थी। अब 4 साल की हो चुकी थी। वो बच्ची जो एक इंसानी मां की कोख से पैदा हुई थी, वो अब बड़ी हो रही थी, मगर न किसी इंसानी लहजे से वाकिफ थी, न किसी इंसानी आदत से। उसकी दुनिया वहीं थी, घना जंगल, सूखी डालियां, हरी झाड़ियां और वह 2 जानी पहचानी आवाजें, कुतिया की भौंक और बंदरियां की चीख। कभी वह बंदरियां के साथ पेड़ों के नीचे मिट्टी में खेलती, उसकी पीठ पर सवार हो जाती और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर गिरते।
कभी कुतिया के पीछे पीछे दौड़ती, उसके साथ पत्तों में लुका छिपी खेलती। वह बच्ची इंसान के जिस्म में थी, मगर उसकी हरकतें, उसकी जिंदगी का तर्ज, सब कुछ जानवरों जैसा बन चुका था। वो इंसानी जुबान बोलना नहीं जानती थी। कुतिया की तरफ इशारा करके खेलती कूदती बंदरियां की तरफ देखकर थकावट का इशारा करती। उसकी मुस्कुराहट किसी इंसानी एहसास की तरह थी, लेकिन उसकी समझ, उसकी पहचान, सब कुछ अब भी एक अबूझ सवाल थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह बच्ची दरिया के किनारे बैठी थी। पत्थर पर बैठकर उसने दरिया की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि पानी पी सके, लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपना हाथ डाला, उसकी नजर एक अजनबी चेहरे से टकराई। दरिया की सतह पर उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे बाल, मिट्टी से सना चेहरा और होंठ जिन पर कुछ अनकहे सवाल थे। वो चौंकी। उसने धीरे धीरे फिर से पानी में हाथ डाला। चेहरा फिर से नजर आया। उसने दरिया की सतह पर अपना हाथ फेरा। चेहरा टूट गया और फिर से बन गया। अब उस बच्ची के जहन में पहला सवाल आया, ये कौन है? मेरा चेहरा तो ऐसा क्यों है? मैं तो बंदरियां जैसी दिखती नहीं हूं, कुतिया जैसी भी नहीं हूं। वो बुरी तरह उलझन में पड़ गई। उसकी छोटी सी समझ में एक बहुत बड़ा सवाल आकर बैठ गया था। वो भागती हुई बंदरियां के पास गई, इशारों से आवाजें निकालकर कंधों को हिला हिलाकर जैसे पूछ रही हूं, मैं कौन हूं? बंदरियां कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने बच्ची को अपने करीब बुलाया, गाल पर हाथ फेरा। लेकिन कैसे समझाती? कौन से अल्फाज से बताती कि तू मेरी औलाद नहीं है, तू इंसान है? बंदरियां ने अचानक उछलना कूदना शुरू कर दिया। एक पेड़ से दूसरे पेड़, फिर तीसरे पेड़ तक। वह नाचती रही, चीखती रही, जैसे बच्ची का ध्यान भटकाना चाहती हो। बच्ची कुछ पल देखती रही, फिर खिलखिलाने लगी। वह अपने सवाल भूल गई, लेकिन यह जिज्ञासा अब उसके दिल में बीज बन चुकी थी, जो आगे जाकर जरूर फूटेगा। उधर दूसरी तरफ जंगल के दूसरे कोने से एक अलग कहानी आगे बढ़ रही थी। 3 शिकारी जिनके कंधों पर बंदूकें थीं, कमर पर छुरियां और आंखों में वैशी चमक। ये लोग जंगल के आसपास के गांव से आए थे। 3 दिन से इसी जंगल में डेरा डाले थे। दिन में शिकार करते, रात को पेड़ों के नीचे आग जलाकर पकाते और खाते। जंगल अब उनके लिए बस एक शिकारगाह था। शिकार करते करते अब वह जंगल के उस हिस्से में आ निकले थे जो अब तक इंसानों की नजरों से छिपा रहा था, जहां वह बच्ची, कुतिया और बंदरियां एक अनजाना परिवार बनकर रह रहे थे। शिकारी बहुत दूर तक चले आए थे। उनकी आंखें अब किसी बड़े जानवर की तलाश में थीं, लेकिन उन्हें इस तरफ आने का अंदाजा नहीं था। जंगल की खामोशी में उनके बूटों की आवाजें अजनबी थीं। कभी कभी एक शिकारी कहता, इतना अंदर तो कभी नहीं आए। दूसरा कहता, यहाँ के निशान कुछ अजीब से हैं, देखो ये नन्हे पैरों के निशान हैं। तीसरा हंसता, अरे जंगल में तो हर जानवर के निशान मिलते हैं, चलो आगे। लेकिन वह नहीं जानते थे, कुछ कदम आगे एक ऐसा मंजर उनका इंतजार कर रहा था जो उन्होंने कभी नहीं देखा। तीनों शिकारी जो पिछले कई दिनों से जंगल में थे, अब उस हिस्से तक आ पहुंचे थे जो कई सालों से इंसानी कदमों से दूर था। घना, खामोश, रहस्यमय, और सबसे बढ़कर वह जगह जहां एक प्यारी इंसानी बच्ची जानवरों के साथ रह रही थी। उन तीनों में से एक शिकारी अपने साथी से बोला, इतना अंदर आ चुके हैं, अब तो लगता है कोई बड़ा शिकार मिल ही जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन यहां तो जैसे जानवर भी सांस दबाकर चल रहे हैं। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हिरण छलांग लगाता हुआ गुजरा। शिकारी के हाथ में तीर कमान था। उसने झट से कमान चढ़ाई, नजर तानी, मगर ठीक उसी वक्त एक प्यारी खिलखिलाती हंसी की आवाज इस हवा में गूंज उठी। एक इंसान की बच्ची की हंसी जो पेड़ों के बीच झरने जैसी बह रही थी। शिकारियों के हाथ रुक गए। तीनों के चेहरे पर सवाल उभर आए, ये क्या था? कहीं हमने गलत सुना? इतने घने जंगल में बच्ची की हंसी? एक शिकारी फौरन बोला, मैंने तो साफ सुना, इंसानी बच्ची की आवाज थी। दूसरे ने गर्दन हिलाई, इधर से ही आई थी, चलो देखते हैं। तीनों उस आवाज की तरफ तेजी से बढ़े। कुछ ही दूरी पर वह पहुंचे जहां एक छोटी सी खुली जगह थी। दरख्तों से घिरी हुई जमीन पर घास बिछी हुई और एक पुराना सूखा तना पड़ा था। वहीं पास में एक 4 साल की बच्ची खेल रही थी। मिट्टी में बैठी पत्थरों से कुछ खिलौने बना रही थी और उसके इर्द गिर्द एक बंदरियां इधर उधर कूद रही थीं। कभी बच्ची की ओर आती, कभी पेड़ की तरफ,
कभी जमीन पर उलट पलट कर हंसती और बच्ची खिलखिलाकर हंसती रहती। तीनों शिकारी जड़ हो गए। एक ने बुदबुदाकर कहा, यह तो वाकई इंसानी बच्ची है। दूसरा धीरे से बोला, लेकिन यह यहां कैसे? कौन लाया इसे? तीसरे ने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा, देखो ना, कोई इंसान पास नहीं है, ना कोई झोपड़ी ना कोई रास्ता। अब उनमें से एक शिकारी बोला, शायद यह बंदरियां कहीं से उठा लाई हो। इंसान की बच्ची हो सकता है, जंगल के किनारे से उठा लाई हो और यहां लाके उसके साथ रह रही हो। बात करते करते तीनों शिकारी थोड़ा और करीब बढ़े। उधर बच्ची अचानक रुक गई। उसने पहली बार देखा 3 ऐसे प्राणी जो बंदरियां या कुतिया जैसे नहीं थे, मगर अजीब बात यह थी कि उनके जिस्म उस जैसे थे। उसने अपने हाथ देखे, फिर उनकी तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? ये तो मेरी तरह लगते हैं। क्या मैं इन जैसी हूं? उसके छोटे जहन में तूफान उठ रहा था, मगर वह डरी नहीं, सिर्फ हैरान थी। शिकारी अब आपस में इशारे करने लगे, चलो बच्ची को पकड़ते हैं, इसे जंगल में नहीं रहने देंगे, अपने साथ ले चलते हैं। हाँ, हम इसे पालेंगे। इंसानी बच्ची को जंगल में छोड़ना जुल्म है। जैसे ही वह तीनों बच्ची की तरफ बढ़े, अचानक वो बंदरियां, जो अब तक सिर्फ खेल रही थीं, एक तेज और अजनबी सी आवाज निकालने लगी। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा और जानलेवा एहसास की झलक आ गई। उसने शिकारी की तरफ छलांग लगाई, पंजों से उसका कंधा खरोच दिया। शिकारी चीख पड़ा। दूसरे शिकारी ने लाठी उठाई, लेकिन बंदरियां किसी चोर दरख्त की तरह इधर उधर हो रही थीं, झपट रही थीं, गुर्रा रही थी। उसी वक्त झाड़ियों में से एक और गुर्राहट उभरी। कुत्तियां। वो वही कुत्तियां जिसने इस बच्ची को पहली रात मुंह में दबाया था और जंगल में लेकर आई थीं, अब अपने नुकीले दांत दिखा रही थीं, बाल खड़े, आंखों में आग। उसने बिना किसी देरी के पहले शिकारी के पांव में काट लिया। तीनों शिकारी अब बुरी तरह घबरा गए। उनके पास हथियार थे, लेकिन वह जानते थे कि जंगल में अगर जानवरों का हमला सामूहिक हो जाए तो इंसान की ताकत भी टूटने लगती है। एक शिकारी चिल्लाया, भागो, ये पागल जानवर हैं, हमला कर देंगे सब। तीनों पीछे मुड़े और दौड़ पड़े। कुत्तियां उनके पीछे कुछ दूर तक गईं, भौंकती रहीं। बंदरियां पेड़ की शाख पर छड़ी चिल्लाती रही। बच्ची वहीं बैठी थी। उसका चेहरा अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो तीनों उसके जैसे थे, लेकिन उन्होंने उससे अलग बर्ताव किया। बंदरियां और कुत्तियां जिन्होंने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई, वो उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। शिकारी जा चुके थे। जंगल एक बार फिर अपनी पुरानी खामोशी में लौट आया था, मगर अब यह खामोशी उस तरह की ना थी जैसी पहले होती थी। अब इसमें एक गहरी बेचैनी शामिल हो गई थी। बंदरियां वहीं खड़ी एक दूसरे की आंखों में देख रही थीं, जैसे कोई फिक्रमंद मां अपनी बेटी की आंखों में देखती है जब उसे खतरे का अंदाजा हो। बच्ची पास की जमीन पर बैठी थी। उसकी प्यारी आंखें अब भी उन अजनबी इंसानों को ढूंढ रही थीं जो उसके जैसे दिखते थे, लेकिन जिनकी आंखों में वह मोहब्बत नहीं थी जो वह बंदरियां और कुत्तियां की आंखों में हर रोज देखती थीं। कुत्तियां ने धीमे से बंदरियां की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली, फिर बच्ची के करीब जाकर अपने मुंह से उसका हाथ सहलाया, जैसे कुछ तय कर लिया हो। बंदरियां ने भी गर्दन झुका दी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, कोई इशारा नहीं, मगर एक फैसला हो चुका था। अब इस बच्ची का यहां रहना ठीक नहीं। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं शिकारी फिर लौट ना आए या जंगल का कोई दूसरा खतरा उसकी जिंदगी ना छीन ले। कुतिया ने बच्ची को अपनी पीठ पर लादा। वो बच्ची जो अब तक अपने खेल में मशरूफ रहती थी, आज चुप थी। उसके दिल में कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वह अकेली है। बंदरियां उनके साथ साथ चलने लगीं। तीनों जंगल के घने हिस्सों से होते हुए नए रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की हल्की आवाजें और उस तन्हा जंगल में 3 साए, एक इंसान की बच्ची, एक कुत्तियां और एक बंदरियां। जैसे ही वह एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक झाड़ियों से एक लोमड़ी छलांग मारती हुई सामने आ गई। बच्ची कुत्तियां की पीठ पर थी। लोमड़ी ने सीधा उसी पर हमला किया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बंदरियां और कुत्तियां कुछ पलों के लिए सन्न रह गईं। बच्ची चीख उठी। उसकी पीठ पर लोमड़ी का पंजा गहरा लग चुका था।
कुत्तियां ने तुरंत जोर से भौंका और लोमड़ी की गर्दन की तरफ झपट पड़ी। बंदरियां भी झाड़ियों में से एक टहनी उठाकर जैसे हमला करने लगीं। उसके पंजे, दांत और गुस्से से भरी चीखें जैसे जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। दोनों ने मिलकर लोमड़ी को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। लोमड़ी की आंखों में अब वही डर था जो शिकारी के चेहरों पर था। उसने भागने में ही भलाई समझी और खून टपकाते हुए जंगल के गहरे हिस्सों में गायब हो गई। उधर बच्ची अब दर्द से कराह रही थी। उसकी कमर पर खरोच गहरी थी, खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कुत्तियां ने फौरन उसे फिर से पीठ पर उठाया, लेकिन अब उसके दिल में एक और ख्याल घर कर चुका था। अब जंगल महफूज नहीं, अब इंसानों के पास जाना ही होगा। शायद वही इस बच्ची का इलाज कर सकते हैं। वह दोनों कुत्तियां और बंदरियां बच्ची को लेकर बस्ती की तरफ जाने लगे। वह रास्ता जिसे वह कभी भूल चुकी थी अब फिर से याद आने लगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल के एक किनारे पर पहुंचे, उन्हें दूर से जंगल के अंदर ही एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के बाहर परिंदे बैठे थे। चिड़ियाओं, कबूतर, मैना जमीन पर रोटी के टुकड़े बिखरे हुए थे। कुछ जानवर घास चबा रहे थे। माहौल में सुकून था। एक अजीब सी गर्मी थी। कुत्तियां और बंदरियां वहीं ठिठक गईं। बच्ची की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह कमजोरी से एक तक कुत्तियां की गर्दन पर झुकी हुई थीं। बंदरियां ने उसका माथा सहलाया, जैसे कह रही हो, अब बस हम पहुंच गए हैं। कुत्तियां आगे बढ़ी और बच्ची को झोपड़ी के दरवाजे के सामने ले जाकर जमीन पर हल्के से रखा। अंदर से झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक 35 साल की औरत, गोरी सी सादा सी औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियां कम थीं लेकिन फिक्र ज्यादा बाहर निकली। उसने देखा एक बच्ची लहूलुहान जमीन पर लेटी है और उसके पीछे एक कुत्तियां और एक बंदरियां खड़ी हैं। औरत की आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ी, बच्ची को उठाया और अंदर ले गई। बंदरियां भी अंदर घुस गईं, लेकिन कुत्तियां दरवाजे के बाहर ही बैठ गईं, जैसे रखवाली कर रही हो। अंदर पहुंचकर औरत ने बच्ची को एक साफ बिस्तर पर लिटाया। जल्दी से पानी गर्म किया, एक कपड़े से उसका जख्म साफ किया। बच्ची हल्की चीख मारती और बंदरियां उसका हाथ पकड़कर सहलाती। औरत ने बंदरियां की तरफ देखा और कहा, तुम घबराओ मत, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, बस इसका इलाज कर रही हूं। बंदरिया अब थोड़ा पीछे हटकर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें हर हरकत पर थीं। बाहर कुत्तियां अब भी दरवाजे के सामने बैठी थीं। उसकी पूंछ हिल नहीं रही थी, उसकी आंखें झपक नहीं रही थीं, सिर्फ एक दीवार सी बनकर बैठी थी, जैसे ही उस 35 साल की औरत ने बच्ची की पीठ से कपड़ा हटाया, उसके हाथ एकदम रुक गए। 3 काले निशान, बिल्कुल वैसा ही जैसे जैसे किसी ने वक्त की किताब से एक पुराना पन्ना निकालकर सामने रख दिया हो। औरत के होंठ कांपे, उसके हाथ अब थम गए थे, उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। उसने गौर से देखा वही 3 निशान। फिर बच्ची को बहुत एहतियात से पलटा और उसका घुटना देखा। वहां भी वही 2 हल्के नीले से निशान जो किसी पुराने गिरने के वक्त लगे थे और जिनका सबूत अब तक उसकी याद में दर्ज था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल कांप उठा। यह मेरी बेटी है, उसके हल्के से लरजते लबों से निकला। उसने बच्ची के गालों को दोनों हथेलियों में लिया, उसे माथे से चूमा और फिर उसे अपनी छाती से भी लिया। बेटी मेरी जान, तुझे मैंने ही छोड़ा था, तुझे मैंने ही खो दिया था। वो कांपती आवाज में बड़बड़ा रही थी, जैसे हर लफ्ज के साथ वह खुद को कोस रही हो। पास बैठी बंदरियां जो अब तक अलर्ट थीं, अब हैरानी से देख रही थीं। उसने पहले उस औरत को देखा, फिर बच्ची को, फिर वापस उस औरत को। औरत बार बार बच्ची को देखती, कभी उसके बालों को सहलाती, कभी उसकी उंगलियों को चूमती, जैसे सालों की तन्हाई अब भरने लगी थी। लेकिन तभी बंदरिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से खींचकर झोपड़ी के बाहर ले आई। झोपड़ी के बाहर अब भी कुत्तियां बैठी थीं, उसकी आंखें अब भी रखवाली कर रही थीं। बंदरिया ने उस औरत की उंगली पकड़कर कुत्तियां की तरफ इशारा किया। औरत की सांस एक पल को फिर अटक गई। यह उसकी आंखें फैली, वो धीरे धीरे करीब गई। यह वही कुतिया है। 5 साल पहले का मंजर उसके जहन में बिजली की तरह कौंधा। वो दिन जब सर्दियों की काली रात में उसने अपनी नवजात बच्ची को सीने से लगाया था। वह दरिंदगी जब उसका शौहर और उसके दोनों भाई उसे जंगल की ओर घसीटते हुए ले गए थे।
वह झाड़ी के पीछे एक कुत्तियां थीं, जिसकी आंखें कुछ कह रही थीं। वही कुत्तियां हैं यह, वही जिसने मेरी बच्ची को उठाया होगा। और फिर उसने बंदरिया की तरफ देखा, आंखों में सवाल लिए। बंदरिया ने अब झुकी आंखों से उस औरत को देखा और अचानक आगे बढ़कर उसके गले लग गई। कुतिया वहीं बैठी रही, उसका चेहरा थिर, उसकी आंखें गीली, और उस झोपड़ी के अंदर वह प्यारी बच्ची पहली बार इंसानी छत के अंदर सांस ले रही थी। कुछ देर बाद वह औरत अंदर लौटी। बच्ची अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी, उसकी आंखें आधी खुली थीं। वो औरत उसके पास आई, उसके माथे को चूमा और अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची ने कुछ पल उसे देखा, उसके हाथों को महसूस किया, मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि यह लम्हा उसके लिए नया था, इंसानी जज्बात से भरा हुआ। उस औरत की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बेटी, मैंने तुझे खोया था, मगर अब तू मिल गई। तू मेरी जान है, तू मेरी सांस है। बंदरिया वहीं बैठी थी और उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून, एक तसल्ली। अब वह बच्ची अकेली नहीं थी। झोपड़ी के अंदर अब कुछ रौनक थी, दर्द भरी मगर जिंदा। वह प्यारी बच्ची जिसकी सांसें कभी जंगल की सर्दी में अटकती थीं, अब इंसानी छत के नीचे अपनी मां की गोद में सुकून से लेटी थी। बाहर कुत्तियां अब भी चौकीदार की तरह दरवाजे के पास बैठी रहती, और बंदरियां कभी बच्ची के सिर पर हाथ फेरती, कभी खिड़की से बाहर झांकती। शाम का वक्त था। पेड़ों की परछाइयां झोपड़ी की दीवारों तक सरक रही थीं। झोपड़ी के बाहर की जमीन पर टहनियों और पत्तों का ढेर जमा हो चुका था, जिसे एक 10 साल का लड़का दानिश अपनी छोटी पीठ पर लाद कर घर वापस लौटा। उसके बाल धूप में सुनहरे पड़ चुके थे, चेहरा मेहनत से ढला हुआ था, मगर आंखों में एहसास अब भी बाकी थी। दानिश झोपड़ी के पास पहुंचा, गट्ठा जमीन पर रखा, और जैसे ही अंदर झांका तो ठिठक गया। झोपड़ी के अंदर एक 5 साल की लड़की बिस्तर पर लेटी थी। पास ही एक बंदरिया बैठी थी, जो नरम हाथों से बच्ची का माथा सहला रही थी, और दरवाजे के बाहर एक कुत्तियां बैठी थीं, सीधी, चौकस मगर शांत। दानिश ने भौंचक होकर अपनी मां से पूछा, अम्मी, ये क्या माजरा है? ये बच्ची कौन है, और ये जानवर यहां कैसे? उसकी मां ने गहरी सांस ली, जैसे कोई जख्म फिर से खुलने वाला हो। वह पास बैठ गई और अपने बेटे को अपनी गोद में खींच लिया। बेटा, आज से 5 साल पहले की बात है, जब तू सिर्फ 5 साल का था और यह बच्ची तेरी बहन सिर्फ 3 दिन की थी। दानिश की आंखें चौड़ी हो गईं। तेरे बाप को बेटियां पसंद नहीं थीं। जब यह बेटी हुई, उसने कहा, इसे मार डालो, यह खानदान के लिए अपमान है। मैं जानती थी कि अगर मैंने इसे बचाने की कोशिश की तो वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उस रात उसे लेकर जंगल की तरफ भागने का फैसला किया। उसके लफ्ज कांपने लगे, मगर वह कहती रही। जब मैं जंगल में पहुंची, मुझे पीछा करते देख उसने अपने दोनों भाइयों के साथ मुझे पकड़ लिया। मैं मजबूर हो गई, मगर उससे पहले मैंने अपनी 3 दिन की बेटी को एक झाड़ी के पीछे छोड़ दिया। दानिश की सांसें अब रुकती जा रही थी, उसकी आंखें अब भी जवाब तलाश रही थीं। मैं नहीं जानती थी कि क्या वह जिंदा बचेगी, लेकिन मेरी नजरों के सामने एक कुत्तियां वहां थीं। मैं आज पहचान गई हूं बेटा, ये वही जानवर है जिन्होंने मेरी बेटी को उठाया, और आज 5 साल बाद मेरी बच्ची जिंदा मेरे सामने है। फिर उसने बच्ची की तरफ देखा, जो अब गहरी नींद में थी। आज जब यह जख्मी होकर आई और मैंने इसकी पीठ से कपड़ा हटाकर जख्म साफ किया, तो मैंने वहीं 3 काले निशान देखे जो इसकी पीठ पर थे और जो तेरी भी पीठ पर हैं। यह वही निशान है जो तुम्हारे बचपन में एक बार आग के पास खेलते हुए लगे थे। मैं कैसे भूलती। दानिश की आंखें अब गीली थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने आगे बढ़कर बंदरिया के सिर पर हाथ फेरा, और जैसे ही उसके हाथ की नरमी बंदरिया ने महसूस की, उसने उसकी तरफ देखा, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। फिर दानिश बाहर निकला, जहां कुत्तियां अब भी बैठी थीं। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उस कुत्तियां की आंखों में देखा, और उसकी आंखों से 2 मोटे आंसू गिर पड़े। कुत्तियां ने नजर झुका ली, जैसे कह रही हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उसकी सांस चलती रहे। दिन गुजरते गए। बच्ची का नाम अब रखा गया जोया। जोया धीरे धीरे ठीक होने लगी, और अब जब उसके अंदर ताकत आई तो उस औरत ने उसे बोलना सिखाना शुरू किया। दानिश उसे लिखना पढ़ना सिखाने लगा। वो रोज उसके साथ जंगल के किनारे घूमने जाता, उसे पत्थरों से नाम लिखना सिखाता।
जोया अब मुस्कुराती थी। उसकी आवाज अब खुलकर निकलती थी। वह कभी अपनी माँ से लिपट जाती, कभी कुत्तियां को गले लगाती, कभी बंदरियां के हाथ पकड़कर पेड़ के पास नाचने लगती। वो अब इंसान की तरह रह रही थी, मगर उसकी आंखों में आज भी वह गहराई थी जो जंगल की रातों से सीखी थी। वक्त का पहिया घूमता रहा। अब जोया 20 साल की हो चुकी थी। एक खूबसूरत नौजवान लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल, चुपचाप सी मुस्कान और चाल में वह फितरी नरमी जो उसने जानवरों के साथ रहते हुए पाई थी। वो अब इंसानी जबान बोलती थी, मगर दिल अब भी कुत्तियां और बंदरियां की धड़कनों से जुड़ा था। और उधर कुत्तियां अब बूढ़ी हो चुकी थीं। उसके कान अब पहले जैसे तेज नहीं थे। चाल में धीमापन आ चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही वफादारी थी। वही एहसास। बंदरियां भी अब ज्यादा कूद नहीं पाती थीं, मगर जब भी जोया सामने आती, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती। जोया की आंखों में जंगल की बात थी, उसके लहजे में एक सादगी थी और उसकी चाल में नरमी। उस दिन भी सब कुछ आम जैसा था। जोया झोपड़ी के पास बैठकर बंदरियां के साथ खेल रही थी। पत्तों को एक कतार में जमा कर रही थी और बंदरियां उन्हें उल्टा पलटाकर फिर से बिखेर देती। दोनों की हंसी जंगल की खामोशी में एक नई रौनक घोल रही थी। कुत्तियां थोड़ी दूर बैठी थीं। बूढ़े जिस्म की थकावट अब उसके हाव भाव में दिखती थी, मगर आंखें अब भी वहीं चौकसी ली हुए, जैसे जोया से दूर नहीं होना चाहती। इसी सुकून भरे माहौल में अचानक जोया की नजर सामने के रास्ते पर पड़ी और उसके दिल की धड़कन एक पल का। औरतें जंगल में रहते हुए भी अपने अंदर एहसास लिए हुए हैं। झोपड़ी के एक कोने में बैठा बार आंखों में आंसू लिए देखता रहता। उधर कुत्तियां झोपड़ी के बाहर चक्कर लगा रही थीं। उसके कान अलर्ट थे, जैसे किसी भी आहट पर वह टूट पड़ेगी। भले ही उम्र के साथ वह धीमी हो गई हो, मगर वफादारी शायद अब भी उसकी रगों में दौड़ती थी। शहजादा बेहोश था 3 दिन तक। इन 3 दिनों में झोपड़ी के अंदर इलाज, दवा और फिक्र की फुहारें थीं। तीसरे दिन बाद जब उसकी आंख खुली, तो उसने अपनी आंखों के सामने मिट्टी की दीवारें देखीं और छत से लटकता एक सूखा आम का पत्ता। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कर्राया। उसी वक्त उसके पास बैठे वजीर ने उसका हाथ थामा। शहजादे सलामत, आप ठीक हैं? हम बच गए। शहजादा फुसफुसाया। हम कहाँ हैं? वजीर ने बताया, हमें एक झोपड़ी मिली जंगल में। ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमें बिना जाने पहचाने इलाज दिया, जान बचाई। शहजादा कुछ देर आंखें बंद किए लेटा रहा, फिर धीरे से उठा और बाहर आया। बाहर का मंजर देखकर वो सन्न रह गया। एक 20 साल की लड़की, खुले बाल, सीधा चेहरा, एक बंदरियां के साथ बैठी हुई थी। दोनों कोई खेल खेल रही थीं और थोड़ी दूरी पर एक कुत्तियां लेटी हुई अपनी आंखें छोया पर टिकाई थीं। शहजादा खड़ा रहा, जैसे वक्त थम गया हो। वजीर पीछे आया और बोला, यह वही लड़की है जिसने आपका इलाज किया है, और इसकी मां ने भी। यह दोनों ना होते तो शायद आप आज जिंदा ना होते। शहजादा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कदम आगे बढ़ाए, जोया के पास गया और बेहद नर्म लहजे में कहा, शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। आप दोनों माँ ने जो किया है, उसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। जोया ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं बोली। उसने ना कोई बात की, ना कोई घमंड दिखाया। बस एक नरम मुस्कान उसके होठों पर आई और फिर वह बंदरियां की तरफ देखकर हंसने लगी। शहजादा पलट गया, लेकिन उसके दिल में एक अजनबी एहसास ने जगह बना ली थी। यह लड़की जो जंगल में रहती है इंसानों से दूर, मगर उसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो महल की शहजादी में नहीं। अगले ही दिन शहजादा और उसका वजीर वहां से रवाना हो गए, महल की तरफ। झोपड़ी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जोया अब दिन रात किसी सोच में डूबी रहती। उस शहजादे का चेहरा, उसकी बातें, उसका शुक्रिया अदा करना, यह सब अब किसी हल्की हवा की तरह जोया के ख्यालों में दाखिल होते और फिर देर तक उसके आसपास ही मंडराते रहते। वह यह नहीं समझ पाई थी कि जो कुछ हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। 3 दिन इसी सोच में गुजर गए। तीसरे दिन की दोपहर जब सूरज जमीन से दूर मगर नजरों के सामने था, झोपड़ी के बाहर बैठे दानिश ने अचानक देखा कि एक से एक घुड़सवार और कुछ पैदल लोग उनके रास्ते की तरफ आ रहे हैं। वह फौरन भागा और अपनी मां को आवाज दी, अम्मा देखो, इतने सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। मां झोपड़ी से बाहर आई।
उसकी आंखों में ताज्जुब मगर चेहरे पर हौसला। धीरे धीरे वो लोग करीब आए। महल के सिपाही, कुछ खास अमीर और दो बूढ़े वजीर, जिनके कपड़ों से ही मालूम होता था कि यह शाही दरबार से ताल्लुक रखते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और अदब से बोला, क्या आप ही वह औरत हैं जिसने 3 दिन पहले हमारे रियासत के शहजादे का इलाज किया था? उसने नजर मिलाई। हाँ, मैं ही हूं, और मेरी बेटी जोया ने भी उसकी देखभाल की थी। वो लोग कुछ पल खामोश रहे, फिर वही आदमी आगे बढ़ा और नरम आवाज में बोला, हम बादशाह सलामत की तरफ से आए हैं। हमारा शहजादा आपके घर आई लड़की से शादी करना चाहता है। अगर आप और आपकी बेटी इजाजत दें। उस औरत की आंखें थोड़ी भीग गईं, मगर वह मुस्कुराई। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, फैसला जोया करेगी। अब सबकी नजरें जोया पर थीं, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी। बंदरियां उसके पास बैठी थीं और उसकी उंगलियों से खेल रही थीं। उससे पूछा गया, क्या तुम बादशाह के महल जाना चाहती हो? शहजादा तुम्हें पसंद करता है, और अगर तुम चाहो तो यह रिश्ता तय कर सकते हैं। जोया ने एक लम्हा सोचा। उसकी आंखें कुत्तियां की सूनी जगह को ढूंढ रही थीं। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छाई थी। फिर वह बोली, मैं अपनी मां, अपने भाई दानिश और अपनी बंदरियां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ये साथ चलें तभी मैं महल जाऊंगी। वो पल बेहद खामोश था। बादशाह के लोग रूंधे गले से बोले, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जोया ने धीमे से सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं, मगर मुझे 1 हफ्ता चाहिए। 1 हफ्ते बाद शादी का दिन आ गया था। बादशाह ने खुद अपने खास लोगों को सवारी लेकर भेजा। एक बग्घी जोया के लिए, एक उसकी मां और भाई दानिश के लिए, और एक खास बग्घी उस बंदरिया के लिए जिसे अब रियासत की मेहमान का दर्जा दिया गया था। जब वह लोग झोपड़ी के पास पहुंचे, जोया ने हल्के से कहा, आज काश मेरी कुतियां भी साथ होती। कुतिया 2 दिन पहले ही मर चुकी थी। दानिश ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। अब तुझे आगे देखने की जरूरत है। जोया ने बंदरिया को बाहों में लिया और सब महल की तरफ रवाना हो गए। महल की दीवारें अब तक ऐसी सादगी की मेजबान नहीं बनी थीं। वहां हर चीज को शानोश शौकत से मापा जाता था। मगर आज का दिन उस महल के लिए कुछ और था। बंदरिया के लिए एक हरा भरा बाग तैयार किया गया था, जहां पेड़ की शाख पर झूले, फल और बैठने की जगहें थीं। वहां उसके लिए झोपड़ी जैसा घर भी बनवाया गया था, जहां वह चैन से रह सके। जोया की मां और दानिश के लिए महल के अंदर एक खूबसूरत हिस्सा तैयार हुआ, जिसमें जरूरत की चीजें मौजूद थीं। और फिर शहजादे और जोया की शादी हुई। सादगी भरी, जहां कोई दिखावा नहीं था, मगर हर दिल नम था। शहजादे ने जोया के हाथ थामे और पहली बार उसकी आंखों में बेहद खुशी महसूस हुई। जोया ने जंगल की छांव में जो सीखा था, वह महल के हर कोने को रोशन करने वाला था। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक बेटी थी, एक बहन थी, एक शहजादे की बीवी थी। और बंदरियां, वह अब दिन भर बाग में खेलती, मगर शाम होते ही जोया के कमरे के पास आ बैठती। और इस तरह वह सब महल में हंसी खुशी रहने लगे।